चलिए, आज अप्रैल मंथ में 2025 का आईआर है ये। ठीक है, आईआर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर पाएंगे? आईआर में बेसिकली क्वेश्चंस बहुत ही कम देखे गए हैं प्रीलिम्स में, है ना। चलिए, बट लाइमलाइट में क्यों था ये? इनवर्ड लुकिंग जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, अंतर्मुखी विकास रणनीति। ये वर्ड सही समझ में आ रहा है आपको कि इस वर्ड को आपको मेंस में लिखना पड़ेगा? ये वर्ड को का यूज आपको करना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। क्यों हुआ है ये? लाइमलाइट में क्यों था? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस किया है बेसिकली एक टैरिफ प्लान को, रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान को, जो इम्पोज होगा 10% बेस टैक्स। जितना भी वो बाहर से मंगाएंगे सभी आयात पर ये 10% के आधार पे टैरिफ लगाने की घोषणा की है, ठीक है। और जिस भी ये उन देशों पे लगाया जाएगा हाई टैरिफ जिनके साथ अमेरिका का व्यापार जो है सरप्लस में है। सरप्लस बोले तो, सरप्लस मतलब अधिशेष। इसका मतलब कि अमेरिका को 10 रुपए का आप ऐसे समझिए कि अमेरिका उस देश से 100 रुपीज का व्यापार कर रहा है। मान लीजिए अमेरिका को 100 रुपीज का प्रॉफिट है और इंडिया को, यूएसए को यूएसए को 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और इंडिया को 1000 रुपीज का। तो सरप्लस क्या है? इंडिया को बेनिफिट है। जैसे चाइना के टर्म्स में इंडिया को नुकसान हो रहा है, उसी तरह से इंडिया और यूएस के टर्म्स में यूएस को नुकसान हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? सो ये जो, इसीलिए टर्म्स जो ट्रंप ने क्या किया है, अमेरिका ने, ट्रम्प्स को छोड़ो, अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने क्या किया? बहुमुखी व्यापार नीतियों से अंतर्मुखी विकास रणनीति की ओर एक बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ठीक है। आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी टू इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब ध्यान से समझना क्यों जरूरी है और ये मेंस में क्यों लिखना है, ये समझ लो। दिखने में तो लग नहीं रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल। अभी ये 5 साल कम से कम इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। इंडिया ने क्या घोषणा की है? इंडिया ने अनाउंस किया है कि भाई अब आत्मनिर्भर भारत बनना है, सेल्फ रिलायंस करना है अपने ऊपर, आत्मनिर्भर। तो हमें भी अपने ट्रेड को कम करना, ट्रेड को कम करना मतलब हम बेचेंगे ज्यादा, मंगाएंगे कम, यही चीज है। तो जब इंडिया कर रहा है और भी बाकी कंट्री भी कर रही है, तो अमेरिका भी उतर आया है इसमें। ठीक है, वेरी गुड। इसमें कोई दुख दर्द की बात नहीं है। मोरल न्यूज क्या है इसमें? कि ये कदम जो है डी ग्लोबलाइजेशन, एक टर्म्स आ गया, अवैश्वीकरण की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब सभी मुल्क ऐसा कर रहे हैं, कंट्री ऐसा कर रहे हैं कि सब अपना अपना देख रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रेड युद्ध, जो ये वॉर है, ट्रेड वॉरफेयर जो है, ये भी हमको देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये इंडिया और सॉरी अमेरिका और चाइना के बीच में। तो भारत और चाइना जैसे जो कंट्री है वो क्या कर रहे हैं? इसी तरह से अंतर्मुखी रणनीति अपना रहे हैं कि भैया हम खुद अपना बना लेंगे, हम बाहर पे इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स अभी 5 साल अभी और रहने वाला है, इस बात को समझ लो। तो ये टर्म्स आपको क्या क्या लिखना है मेंस में, अब अंडरलाइन मैं अलग पेन से कर दे रहा हूं, उसको समझ लो। यही है, एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, पूरा पॉलिसी लेवल पे ही चेंज हो रही है चीजें, है ना। तो एक टर्म्स आएगा डी ग्लोबलाइजेशन, अवैश्वीकरण। तो क्या, अब आपसे यूपीएससी मेंस में एक सवाल बनेगा कि क्या अब दुनिया अवास्तविक या अवैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है? वैश्वीकरण का मतलब क्या था? बिना बाधा के कोई भी किसी देश से व्यापार करेगा, कोई सामान पे एक मिनिमल टैक्स लगेगा, उससे ज्यादा इंपोज नहीं किया जाएगा, यही बात थी। तो ट्रेड करने की आजादी होगी सभी को, सभी मुल्कों से, ऐसे ही कुछ बात थी।
आप कमेंट करते चलना कितना समझ में आ रहा है, वो देखेंगे फिर। तो टर्म्स क्या आया कि अब हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में हमने क्या देखा है, अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। इसी तरह से इंडिया और चाइना के बीच में भी ये अब इंडिया और चाइना ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये वर्ड आपके अब आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अक्सर मैं माइक भूल जाता हूं, है ना। चलिए, सो इसका बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जब एक वो आया डेफिनेशन में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि ग्रेट डिप्रेशन जब आया, तब हुआ क्या कि कई सारे लैटिन अमेरिकी जो कंट्री थे, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से बचाने के लिए, यानी ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, है ना, नॉर्थ अमेरिका। सदर्न अमेरिका की बात करें हम, लैटिन अमेरिकन इसी को कहेंगे, है ना। इन लोगों ने भाई अमेरिका से बचने के लिए या फिर उसके वैश्विक झटकों से बचने के लिए इसी तरह की नीति अपनाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये नीति पॉलिसी जो है, ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, ये पहले भी लोगों, अलग अलग देशों ने अपनाई है अलग अलग समय में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपने औपनिवेशिक अतीत के कारण एक समान रास्ता अपनाया। इसका उद्देश्य था, पर्पस था, आर्थिक स्वतंत्रता और औद्योगिक आत्मनिर्भरता, जो कि कभी हासिल हुई नहीं। तो डेफिनेशन क्या कहता है भाई, डेफिनेशन कहता है, यानी अगर हम अंतर्मुखी विकास का मतलब समझने की कोशिश करें, तो आपको 20 वर्ड्स में लिए डेफिनेशन आना चाहिए। 20 वर्ड्स, 25 वर्ड्स में ही देख लीजिए, एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। अंतर्मुखी विकास रणनीति का अर्थ ही है कि मुख्य रूप से आंतरिक बाजार के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना, यानी हम इंडिया के मार्केट के रिक्वायरमेंट के लिए ही हम प्रोडक्शन करेंगे। घरेलू संसाधनों का उपयोग करना, यानी उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हम इंडिया के अंदर से ही लेंगे, बाहर से कुछ नहीं लेंगे। यानी मान लीजिए कि कल को भारत को मिसाइल चाहिए, तो लोहा, टेक्नोलॉजी, मैन पावर सब इंडिया के अंदर मौजूद है, हम बना लेंगे। जैसे कि फोन बन रहा है, बहुत सारी स्वदेशी कंपनियां इसीलिए स्टैब्लिश भी की गई, ठीक है। तो इससे स्थानीय उद्योगों के निर्माण, आयात कम करने और विदेशी देशों पर निर्भर रहने की पर केंद्रित होगा, कम कम विदेशी, ठीक है, डिपेंडिंग लेस ऑन फॉरेन कंट्रीज, कम निर्भर रहने पर केंद्रित है ना। ये इसका डेफिनेशन है। यानी अंतर्मुखी का मतलब क्या हुआ कि भाई बाजार की जरूरत है, उस जरूरत को हमें पूरा करना है, तो हम उसके लिए रिसोर्सेस घरेलू ही रखेंगे, और ताकि हमारा जो एक बड़े, जैसे कहते हैं ना कि एक बड़े सी वस्तु को बनाने के लिए, एक शर्ट को बनाना है, तो हमें बटन अलग से लेना है, धागा अलग से लेना है, कपड़ा अलग से लेना है, मैन पावर अलग से लेना है, तो सब अलग अलग हम सारा रिसोर्सेज जो है वो इंडिया से ही यूज कर लेंगे। डिपेंडेंसी क्यों करें दूसरे देशों पर, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, चीन ने जर्मेनियम जैसा जो एक रेयर अर्थ मेटल है ना, निर्यात नियंत्रण शुरू कर दिया, यानी अब सब देशों को नहीं बेच रहा वो। इंडिया ने भी मेक इन इंडिया उत्पादन संबंधी जो PLI योजना है, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान इंडिया ने भी स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका ने क्या किया है भाई, अमेरिका ने जो चिप्स एक्ट है, अमेरिका ने घरेलू सेमीकंडक्टर के निर्माण को सपोर्ट करने के लिए चिप्स एक्ट लेके आ गया वो अमेरिका। जापान ने अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए आर्थिक सुरक्षा संवर्धन अधिनियम पेश कर दिया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रमोशन एक्ट जापान लेके आ गया, किसको सिक्योर करने के लिए, सप्लाई चेन को, ठीक है। जर्मनी रूल आउट कर रहा है नेशनल जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी है 2030 तक। इसने भी ये कहा कि भैया हम भी स्टार्ट करेंगे घरेलू स्तर पर प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, यानी जर्मनी अपने कंट्री के लिए कर रहा है। एक रणनीति पर काम करना जर्मनी ने भी स्टार्ट कर दिया, लगभग तमाम देश ऐसा कर रहे हैं।
तो भारत पीछे क्यों रहे? तो क्या अब रिवर्स स्विंग होने वाला बॉल? ठीक है। जरूरत क्यों आन पड़ी? सबसे पहली बात, कोई भी चीज उसका उसकी जरूरत क्यों आन पड़ेगी? मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या क्यों लाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ क्या दृष्टिकोण इसके लिए अपनाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता मिलेगी इससे, यानी नेशनल सिक्योरिटी तो है ही, और स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी मिलेगी इससे हमें। क्या मिलेगी, क्यों मिलेगी भाई, कैसे? तो सेमीकंडक्टर, दवा, जो ये ऊर्जा है जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। अमेरिका घर पर चिप बनाने का समर्थन करके ये चिप एक्ट पास किया है, जापान ने भी वही काम किया है ना। तो ये काम हो गया एक चीज। दूसरी चीज, आर्थिक संप्रभुता को यानी सोवेनिटी को हमको वापस लेके आना है, रिक्लेमिंग इकोनॉमिक सोवेनिटी। तो डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ जैसे जो बॉडी है हमारे, उसने कई वैश्विक व्यापार नियम जो है डेवलप कंट्री की तरफ को ही क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। तो नियम में ही गड़बड़ है, पॉलिसी लेवल पे ही गड़बड़ है, क्योंकि ऑब्वियस है कि डब्ल्यूटीओ का बहुत सारा नियम जो है वो विकसित राष्ट्रों की ओर झुका हुआ है, नियम समान नहीं है। भारत जैसे देशों ने बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज पेश कर दिया। चाइना ने क्या किया, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये सॉरी ड्यूअल जो करिकुलेशन पॉलिसी लेके आ गई। क्योंकि कुछ वैश्विक व्यापार कुछ चुनिंदा रूप से खुले हुए आंतरिक खपत को प्रोत्साहित करती है। कहने का मतलब कि भाई इंटरनल कंजम्पशन के लिए, अब वो प्रोडक्शन जो कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था जो बाहर बेचने के लिए, बोला नहीं भैया अब हम खुद के घर के लिए करेंगे, अपने लोगों के लिए, अपनी कंपनी के लिए हम नहीं बेचेंगे। कोई इसको फोर्स भी नहीं कर सकता, पर बाहरी देशों को भी इसकी जरूरत है। जैसे लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम जो रेयर अर्थ में ही आएगा, और दिक्कत कहां पे है कि भाई चाइना का इसमें डोमिनेंस है, अमेरिका को नहीं बेच रहा है चाइना, अमेरिका हैरान परेशान है ना। तो घरेलू विनिर्माण और रोजगार को पुनर्जीवित करना इसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव है, कि हम बहुत सारी जो चीजें, मान लीजिए कि शर्ट भारत में बन सकता था बट अमेरिका से मंगवा रहे हैं। क्या मतलब है? या गाड़ी हम जो है, जो गाड़ी का मतलब वो चार फोर व्हीलर है ना, तो फोर व्हीलर हम अगर मान लो इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, भाई भारत में बन सकता था ना, बन ही रहा है, तो इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे इंपोर्ट जो हो रहे हैं जिसको ब्रांड कॉन्शियस जो है उसको और क्या कर दिया जाए, उस पर बैन तो नहीं लगा सकते हम, लेकिन हाँ उसमें टैरिफ इतना लगा दे पर्टिकुलर चीजों पे कि वो बहुत महंगा हो जाए। जैसे गुड सिम, एक नाम सुना ना आप लोगों ने, गुड सिम, ये सुना है आप लोगों ने? गुड सिम का मतलब जैसे बजट में भी है कि सिगरेट है तो कोई अच्छी चीज तो है नहीं, शराब है कोई अच्छी चीज तो है नहीं, तो अब क्या करना है, इस पे लगा दो यार, पहले मिलता था ये 200 रुपए का सिगरेट, अब 200% लगा दो इस पर टैक्स, अब हो गया वो 400 रुपए का, जो बेचो 400 रुपए का। सिंगल सिगरेट नहीं बिकेगा, जिसको खरीदना है वो पूरा डब्बा खरीदे। आप लोगों के साथ जो एक से काम चल सकता है पूरा डब्बा खरीदना पड़ रहा है, भाई वो नहीं खरीदेगा, फिर इंकरेज नहीं होगा। तो जो मजबूरी में है उसके लिए है ये गुड थिंग, ठीक है। अगर हम बात करें घरेलू विनिर्माण के लिए, तो ये तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही चीज है। तो रोजगार को पुनर्जीवित करना, तो वैश्वीकरण ने क्या किया, कई विनिर्माण नौकरियों को सस्ते देशों में ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि इसका एग्जांपल है एडिडास या नाइकी, ये चाइना में बन रहा था। जितने भी एप्पल के कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जिसको मैकबुक कहते हैं ना, मिसबा जी के शब्दों में कहूँ तो, हाँ बिल्कुल 40% में आ गया वो, हाँ। तो अब इस पे क्या है, वो चाइना में बन रहा था। तो अंतर्मुखी नीतियां आयात प्रतिस्थापन उसको रिप्लेस का समर्थन करती है, बिल्कुल करती है, कि भैया हम जो बाहर से मंगा रहे थे अब घर में ही बनेगा। तो अब घर में बनाने के लिए वो इकोसिस्टम चाहिए, इकोसिस्टम
तो उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार जनरेट हो जाएगा। भारत ने रक्षा खरीद की 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी कर दी कि अब ये बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा। नट बोल्ट अगर किसी हमारे लॉजिस्टिक में लग रहा है या फिर किसी मशीन में लग रहा है, वो भारत में बन सकता था। अब मान लीजिए गोलियां, तो भाई बंदूक की गोलियां बाहर से क्यों आए? जो भारत में बन सकती है वो भारत में बनाएंगे। जर्मनी ने भी इस तरह की बातें की कि 10 प्रमुख क्षेत्रों का समर्थन किया है कि भैया हम इस क्षेत्र में इस पर्टिकुलर जो उनके ये है तो अप्रोच ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसके अलावा व्यापार असंतुलन को ठीक करना, यानी रिवाइविंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को ठीक करना है। जैसे देश अमेरिका से आपकी टकराहट हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है या फिर कंपटीशन है, ठीक है ना। तो दो शक्तिशाली विदेशी प्रतिस्पर्धियों का मुकाबला करने के लिए टैरिफ और प्रतिबंध का उपयोग करते हैं। अमेरिका ने किया ना भाई, जहां 5 लाख रुपया लग रहा था H1B वीजा के लिए, अब उसको 80 लाख रुपए कर दिया गया। पहले कहा गया कि हर साल देना है, जब हंगामा कटा तो कहा नहीं वन टाइम देना है। भाई 5 लाख कहाँ है, कहाँ 80 लाख रुपए। तो भारत ने अपनी रक्षा पूंजी बजट का 75% केवल भारतीय निर्माताओं से खरीदने के लिए रिजर्व कर दिया। कहा कि भैया हम सब अब स्वदेश में बनेगा, पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। और भारत का अब 90% चीजों पे है कि भाई हम तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे तो ही हम तुमसे खरीदेंगे। यानी कि अगर मुझे गुलाबशाल जी से बंदूक चाहिए तो मैं कहूंगा बंदूक बनता कैसे, एक फैक्ट्री यहाँ लगाओ, हमारे वर्कर को वो करो, पैसा देंगे तुमको आराम से, हमारे मजदूर सीख ले, हमारे लोग सीख ले, तुम अपना सामान भी बेच लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगली बार से या 10 साल बाद 5 साल बाद एक इकोसिस्टम बन जाएगा, हमें तुम पर डिपेंडेंस रहना खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ एक बार की बात होगी, नहीं, अब हम उसको एनहांस भी तो कर सकते हैं, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले पता तो चले कि काम कैसे हो रहा है, बनता कैसे है सामान, है ना। जैसे अगर हमें इंडिया को सुपर पावर बनने से अगर कोई रोक रहा है, ऐसे समझो एक लाइन की बात, तो सिर्फ एक चीज है, जिस दिन इंडिया को इंजन बनाना आ गया हवाई जहाज का, किसी तरह से वो डिपेंडेंट नहीं है इंजन पे, भारत उस दिन उस घंटे उस क्षण सुपर पावर बन जाएगा। जरा सोच के देखो, कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस वाली बात है। पृथ्वी नाम सुना ना, अग्नि 5, अग्नि 1 2 3 4 5 नाम सुना ना। इन सब की रेंज क्या है? 5,000, 10,000, यही है। आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी हम मिसाइल में नहीं लगा सकते हैं? अरे भैया हमारे पास ऑलरेडी है ये टेक्नोलॉजी कि हम अपनी मिसाइल को 5,000 और 10,000 किलोमीटर इंटर कॉन्टिनेंटल कर सकते हैं। जरूरत नहीं है भाई। हमारा जो GSLV और PSLV जो दो रॉकेट है, ये जब जा सकता है तो भाई मिसाइल भी तो जा सकता है, वही टेक्नोलॉजी सेम काम कर रही है, स्पीड भी वही है, सब कुछ वही है। तो इस पे तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, मतलब ही नहीं है। अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए दूसरी चीजों की, तो हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, है ना। चलो, तो जिस दिन इंडिया में वो बनने लग गया, फिर बाहर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी मैक्सिमम चीजों पे, क्योंकि भाई प्लेन खरीदने की जरूरत ही खत्म। एक प्लेन कितने का आता है जरा सोच के देखो भाई। 5th जनरेशन अभी राफेल जो हमारा है वो 4.5 है, मिग को हमने रिटायर कर दिया, उसको रिप्लेस कर रहा है तेजस, ठीक है चलो, लेकिन तेजस भी कर रहा है तो फुल पोटेंशियल में भी काम करके कितना बढ़ा लेगा, पर उसका इंजन हम नहीं बना पा रहे, तो हमें इंजन बाहर से लेना पड़ रहा है। सपोज कि हम इंजन बनाने लग जाए तो आज नहीं तो कल एक्सपर्टीज हो जाएंगे उस पे, उसकी कैपेबिलिटी को हम इनहांस कर लेंगे। मेन समस्या इंजन की है, कावेरी इंजन वगैरह मैंने बताया था ना आप लोगों को। चलिए,
ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अब इसका अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी वाला जो जो स्ट्रैटेजी है, लुक इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी एंड आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे कंटेक्स्ट में बात करें तो ये अंतर्मुखी का मतलब हो गया पार्ट ऑफ बॉर्डर ट्रेड, ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, अवैश्वीकरण की व्यापक प्रवृत्ति का ये हिस्सा है। अवैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण नहीं, जबकि बहिर्मुखी में तो वैश्वीकरण का ही अभिन्न हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ना। ट्रेड पॉलिसी के संदर्भ में बात करें, व्यापार नीति तो सपोर्ट करता है ये बिल्कुल लोकल जो है इंडस्ट्री को थ्रू प्रोटेक्टिव मेजर्स, सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से स्थानीय उद्योगों का समर्थन करता है। ऑब्वियस है यार कि हम ये सामान मंगाएंगे, वो सामान नहीं मंगाएंगे, हम अपने घरेलू उद्योगों को देंगे। मान लीजिए कि पिज्जा बर्गर जो है, सपोज ऐसे समझते हैं इसको, मुझे चाहिए केक चाहिए, और मेरा केक जो है वो मार्केट से आ जाएगा। मान लीजिए मार्केट में 500 वो 1000 रुपए का केक है ये, ठीक है। पड़ोस में मेरे रहती हैं डिम्पल जी, इन्होंने कहा कि सर हम आपको 400 में दे देंगे केक बना के। क्या मैं दुकान वाले से 1000 रुपए में केक लूं? सेम क्वालिटी सेम सब कुछ, मैं किससे प्रेफर करूंगा लेना? नो का मतलब नहीं मिलेगा। अरे सुन, एक बात कह रहा हूं भाई, अच्छा चलो एक बाइट दे देना, एक पीस है ना, छोटा सा, 400 वाला लेंगे, ओके 400 वाला लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इनका ऑर्डर बढ़ गया, इनको अब इनका बिजनेस बढ़ेगा। हमने क्या किया, अभी तक 1000 रुपए का ले रहे थे तो हम दूसरे का बिजनेस बढ़ा रहे थे, हम अपना पड़ोसी का बिजनेस बढ़ाएंगे, यानी अपने घर के लोगों का बिजनेस बढ़ाएंगे, इंडिया के लोगों का भी बिजनेस बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? बस यही करना है। इसी को कहेंगे स्वदेशी, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, है ना। लोकल फॉर वोकल, क्लियर। जीरो डिफेक्ट वाला जो स्लोगन है वो, है ना। ये फ्री ट्रेड की बहिर्मुखी क्या करता है, बेसिकली इंकरेज करता है फ्री ट्रेड को और रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, जितने भी ट्रेड बैरियर्स है उसको हटाने की बात करता है कि यार हट जाना चाहिए, कोई टैक्स टेरिफ ये सब नहीं लगना चाहिए। जॉब्स की बात करें तो घरेलू नौकरियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन से बचाने की बात करता है। जैसे अमेरिका इतना चिल्ला चोट क्यों कर रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि भारत ने अपना डेयरी जो सेक्टर है वो इंडिया के अमेरिका के लिए खोला ही नहीं, बोला नहीं खोलेंगे हम। अब डेयरी, अब जरा सोच लो, घर घर दूध, दूध एक ऐसा एक प्रोडक्ट है, मिल्क, जो घर घर में अभी अमेरिका से आए। तो भैया हमारा जो लोकल है अमूल और ये जो सरस है वो कहाँ जाएगा? बात समझ में आ रही है? हम अपना पशुधन को बढ़ा रहे हैं, उस पर इम्प्रूव कर रहे हैं, और हम फिर दूध भी, मतलब बेसिक जो चीजों पे अगर हम दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए तो फिर भाई, अगर दूध हम बाहर से इंपोर्ट करने लगे, हमने अपना मार्केट खोल दिया दूध वाला, मिल्क वाला मार्केट ओपन कर दिया बाहरी फॉरेनर्स के लिए, तो क्या होने वाला है? दूध, देसी गायों का दूध, ऑब्वियसली उनका दूध सस्ता होगा, हमारा दूध महंगा होगा। उनके पास पैसा है, एक साल तक फ्री में दूध पिला दे, उसके बाद क्या होगा? एक साल तक तो हम बैठा के अपनी गाय को खिला नहीं सकते, या अपने दुधारू पशुओं को हम उसकी उसका जो खर्चा है उसको तो उठा नहीं सकते, फिर क्या होगा? जरा सोच के देखो, भारत से गाय खत्म, भैंस खत्म, उसके बाद क्या होगा? अब मन मुताबिक आपको यू हैव टू पे, यही हो रहा है ना। तो मुक्त व्यापार, जैसे कि एप्पल का जो सो कॉल्ड जो मोबाइल है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है? 1.5 लाख का जो फोन होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही होती है सर 18 से 20 हजार रुपए। 1.5 लाख का फोन की बात कर रहा हूं मैं, तो बाकी का 1,30,000 कहाँ गया? कुछ समझ में आया? चलो,
तो ये मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड को और व्यापारिक जितने भी जो ट्रेड बैरियर्स है उसको हटाने के लिए इनकरेज करता है। अच्छा, नौकरी वाली बात में, अब विकास के उत्प्रेरक के रूप में विदेशी निवेश का स्वागत करता है, लेकिन नौकरी की बात नहीं करता ये वेलकम करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसा भी तो लेगा भाई, वो अपना प्रॉफिट भी तो लेके जाएगा। तो मार्केट एक्सपोजर की बात करें, नीतिगत उपकरण क्या क्या हो सकता है, तो घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए टैरिफ और जो हम तमाम तरह के जो लोकल्स जो है उनको बचाने के लिए सब्सिडी का यूज किया जाता है, इंडिया करता है। ठीक है, जबकि जो बाहरीगत ये जो व्यवस्था है, ये आपकी बहिर्मुखी जो रणनीति है, इसमें क्या है, घरेलू अर्थव्यवस्था के वैश्विक एकीकरण को, यानी पूरे विश्व के साथ इंडिया की इकोनॉमी मर्ज हो गई। अब समस्या ये है कि छोटी कंट्री अगर है, इंडिया जैसी तो बहुत लार्जर मार्केट, बहुत बड़ा है, तो चलो हमने 2008 में बच गए, जो मंदी आई उसका बहुत असर नहीं पड़ा, और ये मंदी कहां से चली थी, अमेरिका से। तो हम अगर अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ देते, इंटैक्ट कर देते पूरी तरह से, तो ये तो वही बात हो गई कि हम दूसरे की बीमारी अपने ऊपर अपने घर ले आए। बाजार का जोखिम की बात करें, मार्केट एक्सपोजर, इसकी बात करें तो स्थानीय व्यवसाय को पोषित करने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है। बिल्कुल सही बात, होना भी चाहिए प्रतिस्पर्धा के, लेकिन वही बहिर्मुखी रणनीति क्या है, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आर्थिक दक्षता को प्राथमिकता देता है। ये कहने की बात है, मेरा लोकल जो जूता बनाने वाला एक कंपनी है, वो नाइकी से कंपटीशन कर ही नहीं सकता अभी, क्योंकि नाइकी को खड़े होने में पूरा पैसा और बहुत टेक्नोलॉजी लग गई। नो डाउट नाइकी का जूता बहुत अच्छा नंबर 1 में ब्रांड है, लेकिन वो एक दिन में नहीं बना। और हम सीधा, जैसे अभी तो मैं जिम जाना शुरू करूं, ज्योति जी है क्लास में, अच्छा ज्योति जी तो आज नहीं रहेंगी, ठीक। जिम मुझे पहला दिन हुआ, मैं गुलाबशाह अलवी जी के जिम में चला गया, और मैंने डिमांड की कि मेरे डोले शोले बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब बन जाना चाहिए। पॉसिबल है? गुलाबशाह जी कहेंगे सर दिमाग का थोड़ा इलाज करो, दूध शुद्ध पियो, ठंड रखो, हथेली पे घी नहीं जमता, दही नहीं जमता, यही बात बोलोगे? ठीक, यानी लॉन्ग टर्म प्रोसेस वाला काम है। जैसे नए नए जो आते हैं ना जैन जी, 3 महीने में आईएएस हो जाएगा, बहुत होगा तो 6 महीने लगेगा, भैया प्रोसेस ही 1.5 साल का है ना? क्यों हो गया है? जो पढ़ने जो विद्यार्थियों का वो जो कम हो गया है, अटेंशन पावर जो है वो 5 सेकंड 10 सेकंड यही सब रह गया है, क्यों? रीजन यही है। चलिए, आर्थिक दर्शन यानी इकोनॉमिक जो फिलॉसफी है वो क्या है, आत्मनिर्भरता, एम्फेसिस सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। जो डिपेंडेंस है, इंपोर्ट पर निर्भरता जो है उसको खत्म करना है, कम करना है। तो आत्मनिर्भरता और कम आयात निर्भरता पर ये जोड़ देगा, यानी हम खुद से आत्मनिर्भर हो जाए, किसी की जरूरत ना पड़े, और इंपोर्ट कम से कम हो। भैया जो चीज नहीं बनती है, जो हमारे यहाँ होती ही नहीं है, बस वही मंगाया जाए। अगर पिज्जा पड़ोस से मिल रहा है, मान लो यार कि 1 किलोमीटर के रेडियस में आपके यहाँ पिज्जा का दुकान है, तो क्या आप केरल से मंगवाना चाहोगे? केरल से ही इडली डोसा सांभर जो है आपको मिल रहा है आपके लोकल मार्केट में, तो क्या आप उसके लिए केरला जाओगे या केरला से ऑर्डर करोगे? जवाब है नहीं। अब इस यही आप देख लीजिए, आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है भाई, इससे क्या होगा, जो नॉलेज है बेसिकली, ज्ञान क्या है, प्रायोरिटाइज ये फैसिलिटेट करेगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन थ्रू नॉलेज ट्रांसफर। ये तो होता ही नहीं है। ज्ञान हस्तांतरण के माध्यम से तकनीकी नवाचार की सुविधा देता है। भैया 90% मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि कोई भी विकसित जो देश है डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी देना ही नहीं चाहता, कहता माल हमसे खरीद लो,
ये तो वही बात हो गई कि भाई आपने एक बार अगर टेक्नोलॉजी दी तो फिर हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा, यही बात है। और हर साल उसको अपडेट अपडेट करना है, अपडेट करना है, तो सप्लाई चेन बनी रहेगी उनकी, है ना। चलिए, औद्योगिक फोकस की बात करें, इंडस्ट्रियल फोकस, तो आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण पर ये फोकस रहेगा, यानी आयात को ना करके हम खुद ही जनरेट कर लें। फोकस इसका ये रहेगा कि हम अपने मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। ये निर्यात उन्मुख औद्योगिकरण पर को अपनाता है, जैसे कि चाइना। चाइना जो प्रोड्यूस कर रहा है, उनके यहाँ पे मान लीजिए कि लक्ष्मी गणेश बनता है, दीपावली में देखिएगा 90% जो लक्ष्मी गणेश जो है वो कहाँ से आएगी, चाइना से आने वाला है। क्योंकि घरों के अंदर अब दुर्गा पूजा के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ी मूर्ति चाहिए। लक्ष्मी गणेश के लिए छोटी मूर्ति चाहिए, चाइना से आ रहा है। पहले हमारे यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियां बनी होती थी, तो इसको विसर्जन भी कर दिया गया जल में, तो वो नुकसान नहीं कर रहा था। अब जो चाइना वाला जो आ गया है, इसने तो पानी को ऐसा पॉल्यूटेड कर दिया कि उसको साफ करना मुश्किल हो गया है। क्लियर। चलिए, तो चाइना की इकोनॉमी क्या है, निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ट्रेड बैलेंस ऑब्जेक्टिव, व्यापार संतुलन उद्देश्य, व्यापार घाटा, यानी एम क्या रहेगा, टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट एंड फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लोज, विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ देश से बहुत कम जाए। ट्रेड बैलेंस यानी कि जैसे चाइना, इसको समझ लीजिए व्यापार घाटे का मतलब क्या है, चाइना को हमने 100 रुपए का माल बेचा और चाइना से 1000 का माल खरीद लिया, तो 900 रुपए का नुकसान हो गया इंडिया को, ठीक है। तो अब जो सामान मंगा रहे हैं, तो वो किस रूप में जा रहा है, वो डॉलर में जा रहा है, तो विदेशी मुद्रा बाहर चली जा रही है। डॉलर में बेसिकली व्यापार होता है, तो डॉलर ही देना पड़ रहा है हमें कन्वर्ट करके, दिक्कत बड़ी है। तो इसमें संतुलन साधने का काम करता है कि कम से कम हो, ठीक है, व्यापार घाटा ही नहीं हो। जब हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, तो हमारा जो फॉरेन जो जो एक्सचेंज है वो बाहर जाएगा ही नहीं, डॉलर हमारा बाहर जाएगा ही नहीं। जबकि ठीक इसके उलट वैश्विक बाजारों में एक तुलनात्मक लाभ की तलाश करता है, यानी कि जहां प्रॉफिट होगी रातों रात वो मूव कर जाएगा। ये बात समझ में आई। तो संभावित नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट इसका है कि उपभोक्ता को ऊंची कीमत देनी पड़ती है, टैरिफ और प्रतिबंध उत्पादन लागत बढ़ा बढ़ा देते हैं। अगर भाई जहां पे अमेरिका से अगर मैं एक कार मंगा रहा हूं और मान लीजिए कि वो कार की कीमत है 5 करोड़, 5 टैरिफ हमने और लगा दिया 100%, तो 5 की जगह पे वो 10 करोड़ का मिलने लगा। या प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं भैया भारत के मार्केट में हम आने ही नहीं देंगे, तो उपभोक्ता को क्या बहुत ज्यादा कॉस्ट देना पड़ जाता है ना, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। इससे उपभोक्ता के लिए उच्च कीमत और कम उत्पाद विकल्प होते हैं, यानी मार्केट में अगर अगर हम सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंडेंट, अपने मार्केट पे ही डिपेंडेंट है, अगर रह गए, मान लीजिए कि मुझे नाइकी का जूता नहीं मिल रहा है और मुझे रनिंग के लिए चाहिए, और वो जो कंफर्ट वो प्रोवाइड कर रहा है वो कोई इंडियन ब्रांड नहीं कर रहा है, तो मेरे पास चॉइस ही बहुत कम है। तो हर बार जो चॉइस चॉइस बोला जाता है ना, ये चॉइस का मामला नहीं है बेसिकली, लॉन्ग टर्म पे ये नुकसान ही होना है, क्योंकि हम धीरे धीरे ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो अपने ब्रांड का डी बना के बेचती है, खुद ही डी बना के बेच देती है, क्यों, प्रमोट भी कर देती है, पता है सब कुछ है उनको, क्यों, क्योंकि इससे भी उनको एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि ब्रांड तो बना ही हुआ है। तो दक्षता को नुकसान क्या होगा, एफिशिएंसी को नुकसान होगा इससे, यानी घर पे सब कुछ पैदा करने का प्रयास का दोहराव होगा, और वैश्विक उत्पादकता फिर कम हो जाएगी, सब कुछ हम अपने लिए खुद ही बना लेंगे, सब कुछ हम ही बना लेंगे, पैदा कर लेंगे। तो रिशोरिंग और फ्रेंड शोरिंग से हमेशा बेहतर परिणाम नहीं मिल सकता। ये टर्म्स मेंस के आंसर में आना चाहिए, नोट कर लो। यानी बार बार अगर एवरीथिंग
प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग एट होम, तो डुप्लीकेट इफर्ट होगा, दोहराव ही होता रहेगा, एक ही जूते को बार बार बना रहे, उसमें कुछ इनोवेशन तो हो नहीं रहा है। नया क्या, हर यहाँ तो हर 6 महीने पे मोबाइल बदल रहा है, तो उसमें नया क्या वो लोग ढूंढ रहे हैं, यही ना। तो सप्लाई चेन क्या होगी, टूट जाएगी भाई। मिस बाजी। प्रोटेक्शनिज्म कर सकते हैं, लेकिन रिश्योरिंग और फ्रंट श्योरिंग जो है, ये टर्म्स थोड़ा सा न्यूज़पेपर में था, द हिंदू में, और 90% जनता जो है वो हिंदू पढ़ रही है, बट सब लोग यूज कर पाएंगे ऐसा है नहीं। अब इसको हिंदी में ऐसे ही लिखिएगा, या फिर आप इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिएगा गूगल करके, इसका भी अगर कोई हिंदी अनुवाद हो तो। पर मैं कहूंगा कि हिंदी अनुवाद ना लिखिए, यही लिखिएगा। अब ट्रेन को ट्रेन ही लिख दीजिए भैया, वो उसका हिंदी जो लंबा चौड़ा वाला है, क्या कहते हैं उसको, लौपत गामनी, वो मत लिख दीजिएगा, है ना। दिस टू टर्म्स इन नेगेटिव इम्पैक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी का इम्पैक्ट, मैडम जी पूछ क्यों रहे हैं, उसी का तो इम्पैक्ट है ये जो बेसिकली ये नेगेटिव इम्पैक्ट ही तो है। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो, सब टॉपिक तो हमारा वही है, पूछने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, अब सप्लाई चेन क्या होगा, टूटेगा हम लोग का। क्यों टूटेगा भाई, खंडित, जो फ्रेगमेंटेड जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ये टूटेगा। क्यों टूटेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे जो उद्योग है वैश्विक घटकों पर यानी कंपोनेंट पे ही डिपेंड करते हैं। इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल जो है, ये रिलाई ही करता है ग्लोबल कंपोनेंट्स पे। भाई हायाबुसा की बाइक ली है, तो हम ऑब्वियस है कि उसका हमें पार्ट्स भी चाहिए होगा, कोई पार्ट्स खराब होगा चलते चलते, तो पार्ट्स कहाँ से आएगा, तो सप्लाई लाइन टूट जाएगी। यही कारण है कि हार्ले वाली डेविड हार्सन वाली जो बाइक थी, या और भी जो महंगी महंगी बाइक थी, उसका मार्केट उसको बंद करना पड़ा। अंतर्मुखी रणनीति उत्पादन में देरी कर सकती है और इससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। यानी आपको दोनों पॉइंट बता के लिखना होगा बैलेंस में। और ये मेंस के लिए पूरा, बस ये मेंस का ही टॉपिक है, प्रीलिम्स में नहीं आने वाला। ट्रेड युद्ध और प्रतिशोध, कई बार देखिए ट्रम्प महोदय जो है गोलू मोलू, मैं तो गोलू मोलू कब से कह रहा हूँ ना, ये तो इंडिया से आज संबंध खराब हुए हैं अमेरिका के, जिस दिन से आए हैं तब से मैं गोलू मोलू ही कह रहा हूँ उनको। तो व्यापार युद्ध और प्रतिशोध की बात करें तो यदि एक देश प्रतिबंध लगाता है तो दूसरा देश स्वयं के टैरिफ के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हुआ भी है, जिससे जो ट्रेड वॉर जो है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, रिस्ट्रिक्शन अगर ज्यादा लगाओगे तो। हुआ भी है, ठीक है कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, क्योंकि नुकसान उनको ज्यादा है। और मैंने, आप लोग इतने दिनों से क्लास कर रहे हो, मैंने कभी अमेरिका को, जब क्या कहते हैं दूध और शहद की नदियां बह रही थी भारत और अमेरिका के बीच में, मैंने तब भी क्या कहा, ये इस पे रिलाई करने वाला ये कंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा कोई सगा नहीं है। अब ये बेसिकली अरब की बात करें, ठीक है, मैम उस पर भी आएंगे अभी, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा भी है, अभी बताएंगे आपको, डायमेंशन उसका भी दूंगा। तो द्विपक्षीय और व्यापार गुटों की ओर झुकाव जो की अगर हम बात करें, तो शिफ्ट टुवर्ड्स बायलैटरिज्म और ट्रेड ब्लॉक्स जो होंगे, जैसे कि वैश्विक व्यापार संस्थाओं को कमजोर होने से क्षेत्रीय व्यापार समूह का उदय होगा, पॉजिटिव चीज है। लेकिन छोटे और विकासशील देशों को ये बाहर कर सकता है अपने अपने ब्लॉक्स बना के। तो निष्कर्ष क्या निकल के आ सकता है कि डेफिनेटली यार आत्मनिर्भरता को तो बढ़ावा देगा ही, राष्ट्रीय उद्योग की रक्षा करेगा। ये जो रणनीति है
ये राष्ट्रीय उद्योग को रक्षा करने में, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में मदद तो करेगा ही, लेकिन अत्यधिक उपयोग किया जाए तो फिर आर्थिक दक्षता को भी नुकसान पहुंचा सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं। तो एक बैलेंस नीति को टेक्नोलॉजी, मानव पूंजी और घरेलू क्षमता के निर्माण के साथ साथ चयनात्मक संरक्षणवाद पर केंद्रित करना चाहिए। देखिए सब बातें एक साथ मैंने पिरो दी, बात खत्म करो। हार्ले डेविडसन, हाँ बिल्कुल, गुलाब शर्मा जी। अब तो सेकंड हैंड बाइक मिल रही है ना, अब तो उसका पार्ट्स भी नहीं मिलता, जो भी मिल रहा है वो डी कंपनियां, मतलब डुप्लीकेट पार्ट्स ही बिक रहा है ना। चलिए अब इसके एक और ये देखिए, अब इसको मैं आईआर पे लेके चलता हूँ। अमेरिका के साथ सिर्फ टैरिफ ही नहीं लगा है, अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका अंकल जो है, इनका मैक्सिमम किसके पास जाता है, सऊदी अरब को ये क्या करते हैं, अब हथियार सप्लाई करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब अमेरिका ने इनसे कहा कि यार अब यहां देखो, इसको समझना है, और ये है इंडिया। 2 मिनट में पूरा कायदा कानून समझ में आ जाएगा। देखो अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा कि इंडिया से बदला लेना है, आपस में चलो मुनीर को बुलाओ और पैक्ट करवा दो। पैक्ट हो गया, एक के ऊपर हमला, दूसरा सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। इंडिया को डराने के लिए आज आप कहोगे कि सर पाकिस्तान आज इंडिया पर अटैक करते तो क्या सऊदी अरब भी करेगा? नहीं कर सकता। सऊदी अरब अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल सकता। ये सिर्फ दिखाने की बात। क्यों? क्योंकि इसके राइवल्स ईरान वगैरह तो है ही भले से बैठे हुए, ठीक है। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म में व्यापार जो है, ध्यान से समझना, व्यापार जो है वही प्रॉफिट पहुंचाएगा। बेनिफिट ट्रेड जो जब भी होगा ना, तो प्रॉफिट तभी होगा। तो मार्केट कोई अपना डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा। इंडिया और यूएसए को भी इंडिया का मार्केट चाहिए। अभी देखिएगा 2-4 दिनों के अंदर एक डील साइन होगी। भारत एक मिलिट्री ग्रेड का कुछ बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट, अभी पूरा होना नहीं है, मतलब अभी हुआ नहीं है, 1-2 दिन में खबर न्यूज़पेपर में मिल जाएगी आपको। नोट कर लीजिए इस बात को। कोई हेलीकॉप्टर या कुछ ऐसे एक बड़ा डील साइन होने वाला है। आप बोलोगे सर तो अभी तो हमारे संबंध खटास है। भाई वो कहने की बात है, वो छोड़ दो, वो ट्रेड को बैलेंस करने की बात है। तो अपनी जगह पे तो अमेरिका भी सही है। भाई हम मूर्ख हैं, इंडिया मूर्ख है कि चाइना के साथ ट्रेड जो है उसको बैलेंस नहीं कर रहा है, डेफिसिट को। अमेरिका हिलना है, ठीक है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका देश, सोवेनिटी, हम डिक्टेट नहीं करेंगे, पर आपसे डिक्टेशन लेंगे भी नहीं। तो सऊदी अरब कभी अटैक नहीं करने वाला पाकिस्तान को। अब यहाँ पे एक बेस चाहिए अमेरिका को वापस, इसके लिए बगराम चाहिए, जो बगराम वाला एयरपोर्ट है जिसको उन्होंने डेवलप किया है अफगानिस्तान वाला, वो टेक ओवर करना है उनको, फिर से वापस आना चाह रहे हैं। जो पाक अफगानिस्तान छोड़ के अमेरिका गया था वापस आना चाह रहा है। तो ये कहने की बातें हैं ये सब, ठीक है। सब एक दूसरे के पीछे क्या लगा दिया गया है कि भाई एक कांटा लगाया गया है, एक हुक लगा दिया गया है, सबको एक दूसरे को खींच रहे हैं। कब किसको कितना खींचना है कितना नहीं खींचना है, बस यही रीजन है। मार्केट तो चाहिए, डेयरी वाला मार्केट इंडिया का चाहिए अमेरिका को। हमारी बात मान लो। आपको क्या लगता है वो ट्रम्प ने भारत ने ये कह दिया कि भैया आपने मीडिएशन नहीं किया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इससे नाराज है क्या? ऐसा नहीं होता, पॉलिसी ऐसे नहीं बनती। इसके पीछे विशुद्ध रूप से आर्थिक है, डब्ल्यूटीओ, मार्केट ओपन करो। इंडिया कहता है मार्केट ओपन नहीं करेंगे। हमने मार्केट ओपन कर दिया तो हमारे लोग क्या करेंगे फिर? तो सारी जड़ जो है आर्थिक हितों को लेकर है। क्लियर? चलिए, जबकि आप खुद देखो, ये क्वाड, क्वाड में कौन है चाइना के अगेंस्ट? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, यूएसए है, वो भी क्वाड कर रखा है। क्वाड वाले देशों पे एक पे अटैक, सब पे अटैक माना जाएगा। कर ले पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़िए, ओ सऊदी अरब अटैक करके दिखा दे, तो
वो क्यों करेगा भाई, जब उसको ईरान से खतरा है, इसीलिए तो पूरा जखीरा भर के रखा है वो एक कदम नहीं हिल सकता। तो ये सिर्फ कहा गया है कि मिलिट्री पैक्ट कर लो ताकि थोड़ा सा इंडिया हमारे अंडर में काम करे, दबाव महसूस करे और हमारी शर्तों को माने, बस यही बात है और कुछ नहीं। क्लियर? चलो आइए अब सिंधु जल संधि पर, ये सबको क्लियर हो गया है? डायमेंशन भी क्लियर कर दिया मैंने, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। चलो इंडस वाटर ट्रीटी पे आएंगे, फिर कमेंट तो करो। क्लियर है? चलो इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, ये 1960 का दशक का ये ट्रीटी है। इसको पाकिस्तान के साथ इंडिया ने घोषणा की कि भाई इसको हम सस्पेंड रखेंगे, ध्यान रखना खत्म नहीं कर रहे हैं। हेल्ड बाय इन अबयान्स, ठीक है, ये कहा गया है स्थगित रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक सीमा पार से आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं कर देता। पुलवामा अटैक के बाद ये उसको रोक दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है। स्थगन का मतलब क्या है? कानूनी स्थिति, इसका स्टेटस क्या होता है? अस्थायी, यानी कि परमानेंट नहीं, टेम्पोररी सस्पेंशन होगा। तो अब हालांकि यह एक अंतरराष्ट्रीय कानून है, संधि कानून के तहत इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। ये शब्द नहीं है, बेसिकली मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी ना ना तो इंडस वाटर ट्रीटी और ना ही संधियों के कानून वियना कन्वेंशन की संधि के दायित्वों को रोकने के लिए एक वैध कारण के रूप में स्थगन शामिल है। कहने का मतलब आप इस बात को मानेंगे ही मानेंगे ऐसा नहीं है। तो मूलभूत रूप से क्या है? एक वैश्विक संधि है जो नियंत्रित करती है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते कैसे बनाए जाएंगे, व्याख्या कैसे, डिपेंड करेगा परसेप्शन पे। तो अभी तक की जानकारी जो मेरे पास है या आप सभी के पास होगी, पब्लिक डोमेन में है, इंडिया ने पानी रोका ही नहीं है, बस हाइड्रोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दे रहे। यानी हम कब पानी रात के 2 बजे खोल रहे हैं, यानी आपकी टंकी में पानी, ऐसा समझो और इजी लैंग्वेज में, आपके घर के ऊपर में जो टंकी है उसमें पानी रात के 2 बजे आएगा, सुबह के 4 बजे आएगा, सुबह के 10 बजे आएगा। ये जो घोषणा होती है, ये टीटी है कि हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देंगे। हमने वो इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया है, क्योंकि नेचुरल रूप से कोई भी रिवर को आप मोड़ नहीं सकते। जो लोग हल्ला चिल्ला चोट करते हैं वो बेवकूफ है कि भारत ने पानी बंद कर दिया। भारत में पानी नहीं बंद, 2 दिन रोक सकता है भारत, पानी बंद नहीं कर सकता। उतना पानी करेगा क्या भारत? जरा सोच के देखो कहां रखेगा। ठीक है, तो ये एक तरफा निलंबन की अनुमति नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता, लेकिन इसीलिए रोका नहीं गया। तो हमने सिर्फ सिंधु नदी का पानी रोकने का मतलब क्या था कि हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। कभी हमने 10,000 लीटर, एक बात कर रहा हूं, 1 लाख गैलन हमने पानी छोड़ दिया, कभी 10,000 ही छोड़ा, कभी 50,000 छोड़ दिया। बस इंफॉर्मेशन नहीं देंगे आपको, ऊपर नीचे उसको, उसके जो फ्लो है उसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, बस ये है। तो डैम बना के रोकेंगे। अब जरा देखो मजेदार चीज, अभी तो मैं इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। ये नदी, ये फ्लो है, यहां पे बना दिया भारत ने डैम, सपोज, ठीक है। डैम एक दिन में तो बनेगा नहीं। पाकिस्तान कहता है कि डैम को हम मिसाइल मार के उड़ा देंगे, वेरी गुड। तो भैया डैम उड़ाओगे तो पानी कहां जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। तो डैम अगर उड़ाओगे तो पाकिस्तान डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो मूर्खों का देश है इसीलिए कहता हूं। चलिए, तो संधि में कहा गया कि संधि तभी तक लागू रहेगी जब तक इसका उद्देश्य विधिवत अनुसमर्थक संधि द्वारा समाप्त नहीं कर दी जाती, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि विश्व बैंक की मदद से ये साइन सिग्नेचरी भी है इंडिया। यानी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता हुआ, उसमें एक पार्टी के रूप में कि हमने साइन कर रखा कि हम दोनों बात मानेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई विवाद का मुद्दा होगा वो वर्ल्ड बैंक के पास पाकिस्तान भी जा सकता है और भारत भी जा सकता है। तो दोनों राष्ट्रों के बीच सिंधु जल नदी बंटवारा को लेकर निर्णय भी करना है। पर्पस तो वही है
तो काम की चीज क्या है, ये देख लीजिए, पूर्वी नदियां रावी सतलज व्यास, ये भारत यूज करेगा। और पश्चिम की जो नदियां हैं, सिंधु झेलम चिनाब, ये पाकिस्तान को अलॉट किया गया है। जो लेकिन अलॉट तो किया गया, लेकिन भारत गैर उपभोग प्रयोजन के लिए भी उपयोग कर सकता है। जैसे कि हम उसमें नाव चला सकते हैं, बाढ़ संरक्षण नियंत्रण कर सकते हैं, घरेलू उपयोग कर सकते हैं, कृषि यूज के लिए हम कर सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। साफ साफ है। ठीक है। तो भाई देने के लिए भारत पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान को बहने देने के लिए बाध्य है। तो कहाँ भैया हमने रोका कहाँ है? हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, जो डेटा का जो साझाकरण है ना, वो अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है, तो हम इसको भी नहीं तोड़ रहे हैं, हम डिले कर रहे हैं। हम आज पानी छोड़ दे रहे हैं, और जब तक ये मान लीजिए 10 बजे तक पाकिस्तान पहुंचना है, हम उसको 9 बजे कह रहे हैं कि भैया हमने 1 लाख गैलन पानी पानी छोड़ दिया। अब 1 घंटे में वो क्या कर लेगा? उस पानी को कैसे रोक लेगा? बात समझ में आ रही है? तो हम नियम के थ्रू ही चल रहे हैं, इसलिए हम पर कोई विश्व बैंक दबाव नहीं डाल सकता, पहली चीज। तो ये बेसिकली डिस्प्यूट्स का जो रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, ये क्या है कि एक आयोग बना दिया गया। प्रत्येक देश में से एक आयुक्त होगा, बारी बारी से कम एक बार बैठक भी होगी, वर्ष में एक बार होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, दोनों प्रत्येक देश से एक एक सेक्रेटरी लेवल पे, मतलब एक कमिश्नर बैठेगा, रहेगा अपॉइंट। तटस्थ जो है विशेषज्ञ भी होंगे, नेचुरल जो या अनबायस्ड जो एक्सपर्ट है वो भी रहेंगे। विश्व बैंक द्वारा ये अपॉइंट करेगा, ये बाध्यकारी निर्णय देगा, यानी जो भी निर्णय देगा दोनों देशों को मानना होगा। मध्यस्थता के लिए अगर कोई विशेषज्ञ की बात नहीं मानी जाती है, कोई ठीक है, विफल अगर विवाद फिर भी बना कर ज्यों का त्यों है, तो ये विवाद सीओए में जाएगा, यानी मध्यस्थता न्यायालय है उसके लिए बनाया गया, उसमें जाएगा। और उस सदस्यता में भी 7 सदस्यीय तदर्थ यानी एडहॉक बेसिस के जो आपके जो ये रहेंगे, ट्रिब्यूनल्स में जाएगा बेसिकली, जो बहुमत के वोट से निर्णय लेता है। यहां बहुमत चलेगा। तो भारत को ये अच्छे से पता है कि अगर मामला वहां गया तो हमारे अगेंस्ट जाएगा, अगर हमने नियम को फॉलो नहीं किया तो। इसीलिए भारत नियम फॉलो कर रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा भी, जैसे ये हुआ है आपका इम्प्लीकेशन जो है, इम्प्लीकेशन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, जो सस्पेंशन है या जो श्योर करना है बेसिकली। अदर ट्रीटी जो ट्रीटी है वो क्या क्या है, जैसे कि हेलेंस्की एक नियम है, बस इसका नाम आप मेंस में लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। कन्वेंशन है 1992 का, ये जल सीमा पर पार प्रदूषण को रोकता है। यानी कि अगर कल को मान लीजिए भारत अगर चाहे कि अब हमारे यहां से पानी गुजर रहा है, उस पानी को हम गंदा कर दें, तो इस ये हम नहीं कर सकते। ध्यान से समझिएगा, ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, और क्या नहीं हो सकता? जल मार्ग कन्वेंशन भी है 1997 का, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर नौवहन उपयोग पर एक कानून है। तीनों ही देश ने इस पे साइन नहीं किया है, यानी हम अपना नाव चलाना चाहेंगे तो चला सकते हैं। तो निलंबन का मतलब क्या निकल के आया? तो भारत की छवि की चिंता है कि भैया एक तरफा कदम से एक फैक्टर हमें ना मान लिया जाए। ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल इमेज कंसर्न तो है ही, विश्वसनीयता को, कि भाई कभी भी ये संधि तोड़ देगा तो एक हमारी छवि खराब हो सकती है, डेंट लग सकता है ना ग्लोबल इमेज पे। पर्यावरणीय जोखिम है कि अगर नई जल परियोजनाओं से क्या होगा, जो सिंधु बेसिन की जो जैव विविधता है वो उसको परेशान कर सकती है, थोड़ा सा टेम्पर हो सकता है वो। ठीक है, डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि सिंधु, वो जो क्या था, डॉल्फिन 3 ही बच गई हैं भाई। इसके अलावा जो बड़े बड़े डैम बना दिया गया अगर, तो भूकंपीय मुद्दे पैदा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सिस्मिक जोन भी है ना। चलिए,
एग्जाम्पल, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर समान रणनीति अपना सकता है। तो ये तो एक खदशा है, डाउट है, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। चीन के किसी भी कंट्री के पास, जैसे 3G जो गॉर्ज बनाया है चाइना ने, विश्व का सबसे बड़ा डैम है, कितना पानी रोक ले रहा है। चाइना में पानी है ही नहीं, इसलिए तो तिब्बत और ये सारी चीजें जो है, लद्दाख वगैरह पे क्यों उसका अपना नियंत्रण चाहता है, बस यही रीजन है, पानी की वजह से, है ना। पाकिस्तान पे क्या होगा कि फूड सिक्योरिटी के लिए चिंता होगी, 80% सिंचाई यही करता है। आर्थिक खतरा, क्योंकि निर्यात नहीं कर पाएगा बेचारा, ठीक है। बिजली और पानी का तनाव, कभी भाई पानी का फ्लो अगर बराबर नहीं है तो बिजली उत्पादन नहीं कर पाएगा वो, तो कमर तो ऐसी टूटेगी उसकी, ठीक है। और अन्य मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं कि भाई आपत्तियां क्या है, तो भाई पाकिस्तान द्वारा किशन गंगा ने झेलम और रतले चिनाब बांध पर आपत्ति जताई। तो ये टैक्टिक पॉलिसी जो है, ये पाकिस्तान अक्सर पश्चिम की नदियों पे अपनाता है, ठीक है। हम भारत जब भी डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी वर्ल्ड बैंक के अनुसार, ठीक है। तो कम से कम क्या करता है, ये डिले टैक्टिस इसको कहते हैं, कि भाई साल भर तो कम से कम डिस्प्यूट हम डिले कर देंगे। जैसे आपका घर अगर मान लीजिए गुलाब चाल जी का घर बन रहा है, तो मैंने कंप्लेन कर दी, तो कंप्लेन का जब तक समाधान नहीं होगा, कंप्लेन खारिज नहीं होगा, तब तक गुलाब चाल जी नया अपने घर में निर्माण कार्य नहीं कर सकती। तो जो 6 महीना पहले बन जाना चाहिए था, 6 महीना डिले कर दिया हमने। जैसे पड़ोसी में होते हैं ना कि भाई चलो कूड़ा आपने बाहर फेंका था, चलो हमने केस कर दिया, अब जब तक केस का सुनवाई नहीं होगा, पूरा केस खत्म नहीं होगा, तब तक आप नया निर्माण नहीं कर सकते। सेम कंडीशन। तो ये पाकिस्तान की तरफ से भारत हमेशा झेलता रहा है। तो विवाद प्रक्रिया का उल्लंघन, जैसे कि पाकिस्तान कृष्ण गंगा पर, इसने भी कहा कि विशेषज्ञों को दरकिनार कर दिया, कहा कि हम सीधे बात करेंगे, न्यायालय जाएंगे, जाओ। तो संधि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। जब विविधता की बात करें तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि शाहपुर कंडी और उझ, यानी रावी नदी पर है ये परियोजनाएं जो है। सिंधु नदी डॉल्फिन के आवास को प्रभावित कर सकती है, ऑब्वियस है यार, 3 ही बची हैं। जलवा क्लाइमेट चेंज की बात करें तो जल संसाधनों पर स्थायी समिति ने जलवायु और जो प्रदूषण प्रभाव से को एड्रेस करने के लिए संधि को फिर से कहा कि यार फिर से बातचीत शुरू करो। तो भारत की शर्त ही है कि भैया पहले तुम अपना टेरर कैंप खत्म करो। वो कहता है कि भैया हम टेरर कैंप तो खत्म नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो अगर खत्म हो गया तो फिर वो प्रोड्यूस क्या करेगा। भारत भी बहुत बेवकूफ है। पाकिस्तान टेरर ही तो प्रोड्यूस करता है ना पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो बेचारा आप उसका प्रोडक्शन बंद करवा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म है, इंटरनेशनल प्रिंसिपल, अच्छा, स्टेट जो स्पॉन्सर जो टेररिज्म है, इसमें भी आप देखिए 16 के बाद उरी हमला के बाद चेतावनी दी थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। क्रिकेट तो हमने खेल लिया, मगर चलिए जो भी है, तो कुल मिला के ये सब बातें हैं। तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भाई सत्ता में परिवर्तन हुआ है, तो थोड़ा सा संभल के रहे, उटपटांग हरकतें बंद कर दे। चलिए, तो नियमित डेटा साझारण की कमी, यानी साझाकरण मतलब शेयर करने वाली, तो मेन चीज यही है। बस भारत ने अगर कोई स्टेप उठाया है तो ये शेयर करना बंद किया है, और कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान भी करना बंद कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या भाई भारत को फर्क पड़ेगा तो भारत अपने लिए व्यवस्था करे। तो भारत का स्थगन का आह्वान जो है एक रणनीतिक कदम है, कानून की अस्वीकृति नहीं। आपको ये कहना है, अपने आंसर में भी लिखना है ये लाइन, ठीक है। एक संदेश भेजता है कि संधि को भू रणनीतिक राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ इसको डेवलप होना चाहिए। और सस्टेनेबल तो ये तभी रहेगा, टिकाऊ तो तभी रहेगा, जब आपसी विश्वास और नेशनल जो इंटरेस्ट है उसका सम्मान किया जाए। तो भारत तो सम्मान नहीं कर रहा ना भाई, उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है भारत को डिस्टेबलाइज करना, वो तो कर ही रहा है।
वो उनकी नेशनल पॉलिसी है भाई। कभी देखा पाकिस्तान को कि 10,000 किलोमीटर का वो बना रहा हो मिसाइल? नहीं, क्यों? उसको भारत को, उसके समस्या सामने से भारत है। तो भारत दुश्मनी अगर नहीं करेगा तो चूरन अपनी जनता को बेचेगा कैसे वो? बात समझ में आ रही है? चलिए, क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, लंबे लंबे टॉपिक हो गए। शिमला समझौता है, इसको भी एक करवा ही देता हूं, एक एक करके थोड़ा सा धीरे धीरे। हम्म ये 1972 में हुआ है, 71 की लड़ाई के बाद शिमला समझौता, ताशकंद वाला है ना। तो इसमें हाल ही में इसने, पाकिस्तान ने घोषणा की कि राजनीतिक तनाव के बाद शिमला समझौते से भारत के साथ सभी जो बायलैटरल जो वो है, समझौता जो है, उस पर हम भागीदारी को स्थगित कर दिया, अस्थायी। देखिए यहां भी अस्थायी। तो इस समझौते में हुआ क्या था वो समझ लीजिए पहले। 1972 में ये भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, और कहा कि जो भी मुद्दा होगा, मजेदार चीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 1971 के बाद भारत पाक युद्ध के पश्चात ये साइन किया गया, जिसमें कहा गया कि पूर्वी पाकिस्तान से ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ। समझौते में था क्या कि भाई संबंधों का सामान्यीकरण किया जाए, यानी दोनों देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन पर सहमति व्यक्त की, भैया हम यूएन के चार्टर को मानेंगे। व्यापार, संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट फिर से शुरू कर देने के लिए कदम उठाए जाने थे, बिल्कुल उठाया गया। मानवीय इशारे के रूप में युद्धबंदी और हिरासत में लिए गए नागरिकों की वापसी शामिल थी। पाकिस्तान ने हमारे 55-54 जो थे युद्धबंदियों को वापस नहीं किया, हमने 93,000 वापस कर दिया। भारत की कमी है। भारत नहीं, आज तक नहीं, मोदी गवर्नमेंट भी लेके नहीं आ पाई। ये सरकार की कमी है। कांग्रेस को या विपक्ष दलों को ये मुद्दा उठाना चाहिए। चलो, तो विवादों का अब मजेदार चीज क्या है, जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, हम द्विपक्षीय समाधान, बायलैटरल टॉक से करेंगे, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। सीधी सी बात, साफ और सीधी बात, नो बकवास। तो दोनों देशों के बीच मुद्दों को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय रूप से या अन्य पारस्परिक रूप से सहमत तरीके से हल किया जाना चाहिए। 71 के बाद युद्ध विराम रेखा को एलओसी में बदल दिया गया। ठीक है, संप्रभुता का, सोवरेनिटी का, हम दोनों जो देश है एक दूसरे का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान ने कभी सम्मान किया नहीं। ठीक है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट भारत वो करता रहा है, आगे भी करता रहेगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस का सवाल है, नहीं तो पाकिस्तान खत्म नहीं हो जाएगा। और भविष्य में संवाद, यानी अनसुलझे मुद्दों को हल करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए सरकार के प्रमुखों के बीच में बैठकों का प्रावधान था, यानी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। तो जब कश्मीर का मुद्दा है, क्या हम उस पर ट्रंप की बात माने कि हम अगर अटैक कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज में कहा गया, ट्रंप चचा ने भी कह दिया, चिचा ने, कि भैया हमने भारत से कहा और भारत ने कहा चलो बंद करो, नहीं तो व्यापार व्यापार नहीं होगा। अच्छी बात है, वेरी गुड। भारत ने देख रखा है पहले से ही, जो 65 का जो वॉर था, मैं तो एक लाइन आगे बढ़ के कहता हूं कि भारत ने हर वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत हासिल की, मतलब मेज पर वो हार गया, हर वक्त हारा है। तो कश्मीर का मुद्दा जो सॉल्व भारत और पाकिस्तान के बीच में होना है, तो डिप्लोमेटिक, आपको वो बता देता हूं। तो यूएन में जो रेजोल्यूशन दिया गया था, जो भारत ही लेके गया था, वो तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो गया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट खत्म। तो जब पाकिस्तान का ये आरोप लगाना कि भाई यूएन की रेजोल्यूशन को मानना है, तो मानना है, भारत ने भी कभी नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन यूएन के चार्टर में कहा गया है 3 स्टेप लिए जाने हैं। पहला, नंबर 1, कई बार बता चुका हूं कि भाई पाकिस्तान को एग्रेसर माना गया, कि भैया तुम आक्रमणकारी हो, निकलो यहां से। दूसरा जो है कि भारत भी अपनी सेना पीछे हटाएगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वो एक लिमिटेड अमाउंट में या नंबर्स में मिलिट्री को रखेगा। ठीक है,
और जब यूएन के ऑब्जर्वर आके ये चेक कर लेंगे तब वहां पे क्या होना चाहिए, तब जिसको जहां जाना है वोट करना है, जिसको वोटिंग वगैरह जो भी है कि भाई जिसको पाकिस्तान में मिलना है, जिसको चंद्रमा पे जाना है वो जा सकता है। पाकिस्तान की अपनी अपनी सेना कभी हटाई ही नहीं, वापस वापस लेना था, एग्रेसर माना गया तो पाकिस्तान को लेना था, भारत को तो करना नहीं था। तो जब ये लाइन पे वापस चलिए, ये लाइन पे दोनों देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन पर सहमति दी, तो क्या माना पाकिस्तान ने? जवाब है नहीं। एकदम क्लियर कट बात, नो बकवास। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पाकिस्तान का ये कहना है कि यूएन में रेजोल्यूशन पड़ा हुआ है, भाई वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया जब आपने यहां पे ये कह दिया कि हम आपसी जो कहते हैं ना बातचीत से हम उसको सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी है। तो यूएन का जो रेजोल्यूशन है वो तो ऑटोमेटिक डेड हो चुका है जब आपने ये साइन कर लिया। अब फिर से ये कह रहा है कि अब हम भी सारा बंद करेंगे। ठीक है यार, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो निलंबन का निहितार्थ क्या निकल के आएगा? प्रतीकात्मक है। राजनीतिक प्रभाव क्या होगा कि बार बार उल्लंघन करने के कारण समझौते ने पहले से ही बहुत अधिक व्यवहारिक मूल्य खो दिया है। पुलवामा है या आगे भी ये सब जो बातें सस्पेंडेड है, मुझे नहीं लगता कि आगे भी ये सुधरने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है। पाकिस्तान अलग दिखाने के अपने, मेरा सूट तुमसे अच्छा है, इसके चक्कर में एक अलग देश बना है। तो वो अच्छा सूट है या हम अलग हैं, हमारी कल्चर अलग है। भैया कल्चर कौन सा कल्चर? पंजाबी ही बोलते हो, खाना चावल और रोटी और दाल गोश्त सब वही खाते हो जो भारत में है। तो कल्चर क्या है? क्या दिखते अलग हो? वो भी नहीं हो। तो किस चीज की बात कर रहे हो? धर्म की बात कर रहे हो तो धर्म में तो भारत में सभी धर्म के लोग हैं, तो अलग कैसे हुए? एक सवाल ये उठता है। तो ये इसलिए वहां के बच्चों को चूरन बेचा जाता है। ठीक है, चलो। तो एलओसी और सैन्य जोखिम क्या है? हाँ ये है कि ठीक है, वास्तविक सीमा की मान्यता देना बंद कर देता है तो करगिल जैसे संघर्ष के दौरान देखेगा तनाव फिर से पैदा हो सकता है। ठीक है, वो देख लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ये डॉक्ट्रिन ही है कि हम इंडिया से डायरेक्ट नहीं जीत सकते, तो हमें 1000 कट देने हैं, छोटे छोटे घाव देने हैं। तो भारत की सैन्य ताकत तत्काल जोखिम को कम करती है। ठीक है, ऑब्वियस है, वो हमने दिखा भी दिया। अब जैसे उन्होंने कहा, कह दिया कि भैया हमने पहले कहा कि 3 प्लेन मारे हैं, फिर 5 प्लेन कहा, फिर 7 प्लेन कहा। भैया ठीक है, वेरी गुड। हम कहते हैं 1 लाख प्लेन मार दिया। मैं तो ये कहता हूँ भारत के 10,000 प्लेन मार दिए गए, वेरी गुड। भाई कोई एक तो एविडेंस दिखा दो। भारत सरकार, मोदी का मुंह बंद कर दो, दिखाओ यार, कुछ तो दिखाओ। एक सिंगल प्लेन का तो दिखा दो, वो भी नहीं दिखा पा रहे हो। चलो चाइना अंकल को बोल दो सैटेलाइट से कुछ भेज दे, उनके पास तो सैटेलाइट है, आपके पास नहीं है बेचारे। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, हो तब तो दिखे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो मुद्दा यही है, क्षेत्रीय स्थिरता। तो यह कदम दक्षिण एशियाई शांति को प्रभावित कर सकती है, हाँ ये मैं मानता हूं। अब ये जो चूरन है कि दोनों परमाणु शस्त्र पड़ोसी हैं, ठीक है, पर अटैक तो करेंगे नहीं क्योंकि डिटरेंस है। तुम चलाओगे तो हम भी चला देंगे, और इंडिया के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यानी कि एक बार तुमने अटैक कर दिया तो फिर तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, हमारी मार खाने के लिए तैयार रहो। और अगर इंडिया में गिराते हैं तो पाकिस्तान बिना, क्योंकि जो हवा है वो इंडिया और पाकिस्तान नहीं देखती। बात समझ में आ रही है? हाँ सैन्य तनाव बढ़ेगा, ठीक है, बट शांतिपूर्ण वार्ताओं से संभव संभावनाओं को ही ये कम कर देगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को खतरा है, ठीक है, लेकिन भैया हम 70 साल से झेल रहे हैं, कम से कम प्रत्यक्ष रूप से तो 90 के बाद से हम देख ही रहे हैं, है ना। तो एक वैश्विक दृष्टिकोण क्या है? अंतरराष्ट्रीय राय पिछले प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जा सकती है। पाकिस्तान की विश्वसनीयता की कमी के बारे में भारत के रुख को मजबूत करता है, ठीक है, लेकिन सब हर कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। कोई भारत की गोद में आके बैठ जाएगा अमेरिका, ऐसा नहीं होने वाला, ना कभी हुआ है ना कभी होगा।
हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है या बहुत तनाव है, तो अमेरिका अंकल क्या करेगा, इसको आधा, इसको दे देगा 10, अपना F-35 दे देगा, चलो इस बार जाओ ऐश करो। अब इसको कहेंगे भैया देखो इसके पास F-35 है, 16 तो था ही, अब F-35 भी है, तुम भी कुछ ले लो यार, लो, इसको गिराने के लिए हमसे बजूका ले लो। ये अपनी दुकानदारी चलाएगा, अंकल सैम है ना, चलो, मैकडोनाल्ड ट्रम्प है ना, चलो। तो भारत की रणनीतिक लाभ क्या कि हाँ, सस्पेंशन करने से आतंकवाद पर एक मजबूत हमने अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रख दिया है, दुनिया को दिखा दिया कि भाई हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज या जब तक हमारे फेवर में नहीं आएगा हम बात नहीं कर सकते। वीजा नियमों या व्यापार समझौता सब सस्पेंड रहने वाला है, ठीक है। पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी पोक पे दावे को और मजबूती से आगे बढ़ा सकता है, बिल्कुल। नेहरू लियाकत पैक्ट क्या हुआ था, 1950 में हुआ था कि भाई दोनों देश, अब जो बंटवारा के बाद बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को, यहां से पाकिस्तान से अल्पसंख्यक जो है यानी गैर मुस्लिम, इनको इंडिया आना था, और मुस्लिम जो है इंडिया के मुस्लिम जिनको जाना है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जाने वाले थे। पर इतनी ज्यादा जो बट मतलब लोग आना जाना स्टार्ट किया कि हालत खराब हो गई दोनों देशों की। तो पाकिस्तान ने कहा कि यार ये तो बहुत ज्यादा मुस्लिम आ जाएंगे, मुस्लिम आ जाएंगे, सुन लो एक वर्ड यूज कर रहा हूं। तो भैया एक पैक्ट किया गया कि अब अपने ही इसी देश में रहो और दोनों को तहफ्फुज दो, यानी कि सिक्योरिटी दे दो, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, यानी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ और इंडिया में मुस्लिमों को सिक्योरिटी देना है, क्लियर। दोनों देश करने लगे, ये 4% से 18% हो गए। रोने गाने की बात अलग है, लेकिन भाई राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री का पोस्ट छोड़ दिया जाए तो सेनाध्यक्ष वगैरह सब लाइन से, सुप्रीम कोर्ट के जज वज सब हो चुके हैं, है ना, मंत्री मंत्री सब हो चुके हैं। लेकिन यहां पे जो ये 7%, 8% जो थे, अब वो 1.5% रह गए हैं। तो कौन किसको सिक्योरिटी दे रहा है ये पता चल गया, वेरी गुड। चलो, सिंधु जल समझौता, ये बंटवारा करने की बात थी। तीर्थ यात्राओं पर द्विपक्षीय प्रोटोकॉल था कि हिंदू सिख और हिंदू जो मुस्लिम तीर्थ यात्रियों के लिए एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। कि भाई अजमेर शरीफ का जियारत करना है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। परमाणु समझौता भी एक हो चुका है 1988 में कि भाई 1 जनवरी को परमाणु सुविधाओं के बारे में विवरण ये हम लोग शेयर करेंगे, पाकिस्तान भी रखेगा, ये शेयर करेगा कि हमने कहाँ कहाँ अपना वो कर रखा है इंस्टॉलेशन परमाणु बम, कि वहां बम ना गिरा देना कभी, भारत भी देगा। हवाई क्षेत्र समझौता भी कर रखा है कि विमानों को एक दूसरे के क्षेत्र में पार, मतलब पार करने के से बचने के लिए कि भाई लाइन बता दिया गया है कि आप इस लाइन में नहीं आइएगा, आप इस लाइन में नहीं जाइएगा, हाँ कमर्शियल वाला है तो जाने की परमिशन है। 2005 में कहा गया, एक और समझौता हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल पूर्व अधिसूचना समझौता, यानी पहले भी अगर हम मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, अपना प्रशिक्षण सॉरी मतलब परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो पहले इंफॉर्मेशन दे दीजिए, नहीं तो मालूम चला हमको लगेगा कि आपने हम पर छोड़ दिया है, तो दोनों देश एक दूसरे पर वो देंगे। भारत अब नहीं करता, तुमको डर लगता है डरो, हम क्या करें, ठीक है। करतारपुर एक समझौता हुआ जिसमें गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के लिए वीजा मुक्त तीर्थ यात्रा की अनुमति दिया गया, ठीक है। तो निष्कर्ष में कि हालांकि आज काफी हद तक ये निष्क्रिय है सब सारी चीजें, लेकिन शिमला समझौता शांतिपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक क्या है, प्रतीकात्मक ढांचा बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि शिमला समझौता तोड़ो तो हम भी तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि दोनों राष्ट्र संवाद और सह अस्तित्व की अपनी भावना का सम्मान करते हैं तो पिछली शिकायतों को दूर करके आपसे विश्वास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। पर पाकिस्तान को यह बात समझनी पड़ेगी कि आप कहोगे यूएन के चार्टर को मानो, कश्मीर हमारा है, वेरी गुड भैया, 1950 में समस्या थी ये कश्मीर वाली, 1972 में आपने कह दिया कि हम यूएन को नहीं मानते हैं, हम आपस में सुलझा लेंगे,
फिर आप कहते हैं कि नहीं हम यूएन की बात मानिए। भाई, चाहते क्या हो? बहुत सारा पानी निकल चुका है, इसलिए आप बताओ पोक पे अब जो दावा है वो कब खाली करोगे? सीधी सी बात। क्लियर? चलो, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई डायमेंशन कुछ रह गया हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जल्दी से। जल्दी 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 बताइए, कोई सवाल? आप लोग है या नहीं है, सब सो गए? नहीं यार, अभी तो 8:15 ही हुआ है, सो कैसे जगए? नो डाउट, सब क्लियर है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा यहाँ से ये रहने वाला है, कहाँ गया टॉपिक? 75 वर्ष। ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।